नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज की यदि हम क्लास की बात करें तो आज की जो क्लास है वो सामान्य विज्ञान पर है। सामान्य विज्ञान को अगर देखें तो पटवारी की परीक्षा में इसको एक विशेष विषय के रूप में रखा गया है, जिसमें से 25 प्रश्न आएंगे। सामान्य विज्ञान में हम क्रमशः बायोलॉजी को, रसायन विज्ञान को, भौतिकी विज्ञान को शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें बॉटनी भी आ जाएगी, यानी कि वनस्पति शास्त्र भी आ जाएगा। इस पूरे वाले चैप्टर को हम इसमें कवर करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पूरा कोर्स नहीं है, ये एक तरीके से रिवीजन है। क्योंकि अब जो परीक्षा है वो एकदम पास में आ चुकी है। क्योंकि परीक्षा पास में आ गई है तो पूरा कोर्स करवाने का कोई मतलब नहीं है। और पूरे कोर्स के लिए समय भी बहुत चाहिए, और उसको याद करने के लिए भी अगर देखा जाए तो समय चाहिए। दोनों चीज़ों के लिए समय चाहिए, और समय अब बचा नहीं है। अब समय बचा है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का, यानी कि जितना हमको मालूम है उसी को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आने वाले जो क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन हमको आते हैं उनको हम गलत करके ना आए। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने पहले भी पटवारी की जो परीक्षा है वो दी होगी। इसके अलावा भी व्यापम से संबंधित काफ़ी परीक्षाएं दी होंगी, तो उन लोगों को अच्छा खासा इसका नॉलेज भी होगा कि सामान्य ज्ञान में या सामान्य विज्ञान में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। वही इसमें प्रश्न है और उन्हीं का एनालिसिस करवाया जाएगा। प्रश्नों की प्रकृति को देखा जाएगा और समझा जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, और प्रश्नों से भी प्रश्न कैसे निकलते हैं, उनके कैसे आंसर होते हैं, उसको भी इसमें चर्चा की जाएगी। इन प्रश्नों की जो संख्या होगी हर क्लास में 100 होगी। और जब तक मैं आप लोगों की जो पेपर है या जो एग्ज़ाम है वो आएगा, जब तक मैं आपके पास में इन प्रश्नों का काफ़ी अच्छा भंडार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरह अपन इसको चालू करते हैं। हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके दो फायदे आपको मिलेंगे। एक तो इससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा, यानी जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर चालू होगा उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाया करेगा, तो आप लोग आराम से उन क्लासों को देख पाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि 15 मार्च से जो है इसका जो एग्ज़ाम है वो चालू होने वाला है। 15 मार्च से जैसे ही एग्ज़ाम चालू होगा, यदि आपका उसी दिन एग्ज़ाम है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपका एग्ज़ाम दोस्तों बाद में है और यदि आपको उसका एनालिसिस चाहिए, मतलब कि 15 तारीख वाले पेपर को चाहिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो उसके बाद वो नोटिफिकेशन भी आपके पास में आ जाएगा कि 15 तारीख को कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और अब हमारी रणनीति आगे के लिए क्या होनी चाहिए। समझ गए दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, एक बात और, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उससे आप लोग जुड़ जाएं, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है आपको वहीं से प्राप्त होगी। चलिए चालू करते हैं बिना लेट किए हुए, हर बार की तरह। सबसे पहले ये अपन भौतिकी विज्ञान की बात करेंगे, यानी कि फिजिक्स की बात। पहला ही प्रश्न है इसमें कि किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। इस क्वेश्चनों को अधिकतम आदमी जानते हैं, इसका आंसर क्या है। बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे, जो नए विद्यार्थी हैं वो लोग भी जुड़े रहें। अगर आप लोग इतना ही, आप ये मान के चलिए, अगर आपने इतनी ही विज्ञान को कर लिया तो आप 25 में से, अगर देखा जाए तो 25 में से दोस्तों 18 से लेके 22 क्वेश्चन, अधिकतम 23, जिनकी अच्छी मेहनत है तो 23-24 को भी क्रॉस करेंगे, लेकिन 18 से 22 तक में आप लोगों के जो नंबर हैं वो आ जाएंगे। 25 में से 25 की मैं गारंटी नहीं लेता, जो 25 में से 25 की गारंटी लेते होंगे वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, 25 में से 25 सिर्फ उसी के आ सकते हैं जो या तो बहुत ही ज़्यादा धुरंधर व्यक्ति हो, जो बहुत ही ज़्यादा उसने पढ़ाई कर रखी हो, या फिर उसका कुछ एका तुक्का लग गया हो, तो मान सकते हैं कि उसके आ सकते हैं। नहीं तो 25 में से विज्ञान में 25 लाना संभव नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा ये ब्रॉड है, इतना ज़्यादा बड़ा है। हालांकि सामान्य ज्ञान से ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है। इसलिए इसमें उन क्वेश्चनों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि जो बार बार पूछे गए हैं, और जो बार बार पूछे गए हैं उनसे भी रिलेटेड, यानी कि जैसे कि पूछ लिया कि किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, तो किसने बताया? ब्रह्मगुप्त ने। अब ऐसे ही कुछ प्राचीन क्वेश्चन और होते हैं कि सबसे पहले किसने बताया था कि परमाणु है, या परमाणु की बात सबसे पहले किसने की थी, तो आ जाते हैं कणाद। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, मतलब इससे रिलेटेड भी प्रश्न, उन्हीं का एनालिसिस यहाँ पर करवाया जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे लगभग लगभग में, और बाकी अगर नहीं समझे होंगे तो धीरे धीरे पढ़ते हुए आप लोगों को समझ में आएगा। एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? तो एंगस्ट्रॉम दोस्तों किसको नापता है? तरंग दैर्घ्य को। किसको नापता है? तरंग दैर्घ्य को। आप लोगों ने सुन रखी होंगी, अनुदैर्घ्य तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें वही तरंग दैर्घ्य होती हैं, तो किसको नापता है? तरंग दैर्घ्य को। नॉर्मल सा प्रश्न है दोस्तों, आ जाता है, गलत मत करिएगा। एक गेंद 36 से कितने कोण पर फेंकने पर यह अधिकतम दूरी तय करेगी? तो 45 अंश। इसको ऐसा भी लिखा होगा तो
कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 45 डिग्री, 45 डिग्री पर यदि आप फेंकेंगे तो वह ज़्यादा दूरी तय करेगा। मान लीजिए ये आदमी खड़ा हुआ है, ये आता है दोस्तों प्रश्न, इसीलिए मैं इसका चित्र वगैरह बना के बता रहा हूँ आपको। ये जब फेंकेगा ना, यहाँ से गेंद, मान लो ये यहाँ इसका हाथ है, तो इसको ऐसे फेंकना पड़ेगा इस तरीके से। ये डायरेक्ट ऊपर नहीं फेंक सकता, डायरेक्ट सीधे भी नहीं फेंक सकता। सबसे ज़्यादा दूरी तय होगी इस पर, किस पर, 45 अंश पर। 45 अंश पर ये कोई भी सामान फेंकेगा, यानी कि या गेंद फेंकेगा, तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। जब आप लोग गोला फेंकेंगे, मान लीजिए एसआई की भर्ती में या फिर कोई और भी भर्ती होगी, जब भी आप गोला वगैरह फेंकेंगे, तब गोला भी आपको 45 अंश पर ही फेंकना बताया जाता है, क्योंकि इसी पर आपका गोला सबसे आगे जाएगा। हो सकता है किसी में बहुत ज़्यादा दम हो, उसका गोला बहुत ज़्यादा दूर भी जाता हो, लेकिन यदि वो उस गोले को 45 डिग्री पर नहीं फेंकता है तो वह उससे भी कम जाएगा, जितना कि अगर देखा जाए जो 45 पर फेंकता है। ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा स्याही के सोखने में कौन सी क्रिया होती है? यह अभिक्रिय घटना होती है। तो केशिकत्व, इस केशिकत्व को आप लोगों ने देखा होगा। यदि आप लोगों ने पुरानी जो मोमबत्तियां हुआ करती थी या फिर जो पुराने लैंप होते थे, उसमें भी केशिकत्व ही आता है। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है वो? एक तो ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा स्याही सोखना, यानी कि जो आप पेपर वगैरह लेते हैं ना, ये जो कागज में अपन लिखते हैं, ये केशिकत्व के कारण ही होता है। जो हम लिखते जाते हैं वह केशिकत्व के कारण होता है। जो लैंप जलते हैं वो भी केशिकत्व के द्वारा ही जलते हैं। इसके अलावा जो पेड़ वगैरह होते हैं ना दोस्तों, पेड़ों के जो पत्तियां हैं और पेड़ों की जो जड़ें हैं, इन दोनों के मध्य में यदि जो पानी का संचार हो या अन्य खाद्य पदार्थों का संचार, वो भी केशिकत्व के कारण ही होता है। हालांकि केशिकत्व के अलावा उसमें और भी कारण होते हैं, उसको मैंने मेंशन किया है इसी वाली क्लास में, आप लोग आगे देखिएगा, पर केशिकत्व उसमें मुख्य कारण हुआ करता है। ठीक। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो यही परिघटना पृष्ठ तनाव भी कहलाती है। आप कहेंगे पृष्ठ तनाव क्या है? तो पृष्ठ तनाव दोस्तों वही है, जब आप लोगों ने देखा होगा कि अब पानी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो पानी अपने आप में सिकुड़ कर एक गोला की टाइप में हो जाता है, जिसको हम अक्सर बूंद कहा करते हैं। ये ही कारण होता है पृष्ठ तनाव, यानी कि पानी का अपने आप में एक तरीके का तनाव है ना, अपने आप में एक तनाव, वही होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है। तो जो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, वो यही घटना होती है पृष्ठ तनाव। समझ गए? अब जब उसमें पानी में भी एक तनाव है, यानी कि उसके अणुओं के मध्य भी एक तनाव है, तो ऊपर से जैसे ही सुई रखी जाती है तो वो उसमें तैरने लगती है, डूबती नहीं है। ठीक। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो दरअसल बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक। आता है प्रश्न, याद रखिएगा। चलिए आगे चलें। पेट्रोल, मरकरी, स्वच्छ जल में घनत्व सबसे कम किसका होता है? तो दोस्तों पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। पेट्रोल, मरकरी और स्वच्छ जल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, मतलब कि मान लीजिए ये कोई पदार्थ रखा हुआ है, इसमें बीच में ये पदार्थ भरा हुआ है, ये जो अणु है ना, ये कितने कितने पास पास में है, यही इसका घनत्व कहलाता है। इसी को डेंसिटी या कहते हैं। अब समझिए पेट्रोल में मरकरी, मरकरी यानी आप जानते हैं क्या होता है? पारा। पारा वैसे भी गाढ़ा होता है ना। स्वच्छ जल अगर देखा जाए वो भी नॉर्मल, लेकिन पेट्रोल का जो घनत्व सबसे कम होता है। कैसे समझेंगे आप? इसको प्रयोग करके देखिएगा। कभी आपने देखा होगा यदि पानी आपके हाथ में गिर जाता है तो वो फैलता है, लेकिन पेट्रोल जब गिरता है तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और फैलने के बाद वो अपने आप बाष्पीकृत भी हो जाता है। तो यही है कि उसका घनत्व जो है वो सबसे कम होता है इन तीनों में। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाए तब क्या होगा? बहुत बार आता है दोस्तों ये प्रश्न। आदमी सोचते हैं कि जो भारी पत्थर है वो पहले गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए भिन्न भिन्न द्रव्यमान के, याद रखिएगा, दो पत्थरों को भवन शिखर से एक साथ गिराएं तो क्या होगा? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ ही पहुंचते हैं। ठीक। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है, क्या कारण है? छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति, जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। इसको समझें। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्या कारण है? छलांग लगाते समय उसके शरीर की जो गति है, वह गति, जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो यहाँ से दौड़ता हुआ गया, है ना, ये व्यक्ति है, ये यहाँ से दौड़ता हुआ गया, फिर वो यहाँ पर रुकेगा और झटके से छलांग लगाएगा। तो जब वो यहाँ पर रुका हुआ है तो वो झटका जो दे रहा है, वो झटका उसको ज़्यादा गति दे देता है, यानी वो जो रुकने का एक पल का रहता है ना, वो जड़ता उसको ज़्यादा गति देता है और ज़्यादा लंबा दूर तक वो छलांग लगा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 आता हुआ क्वेश्चन है और सबको इसका आंसर भी मालूम है। ठीक है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे।
इसको तो आप लोग भूलिएगा ही नहीं, कई बार आ जाता है ऐसे ही। अगर इसको अगर आप लोग गलत कराएंगे तो दोस्तों मान लीजिए कि सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसको तो सभी लोग सही करेंगे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग देख उनकी वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। अब चंद्रमा में वायुमंडल क्यों नहीं होता दोस्तों? तो चंद्रमा में जो वायुमंडल है वह इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ के जो परमाणु हैं उनका पलायन देख उनकी वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। उनका जो एक तरीके से वहाँ पे जो पलायन वेग है वो ज़्यादा होता है और वहाँ से जो कण वगैरह है वो निकल जाते हैं, तो वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है। जल की बूंद किस कारण गोल होती है? अभी अपन लोगों ने देखा था, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पृष्ठ तनाव। ठीक। दूध से मक्खन निकालने पर क्या होता है? दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। मक्खन जब निकलेगा तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाएगा। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, वो सोचते हैं कि घनत्व तो कम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घनत्व जो है वह बढ़ जाता है। कभी आप देखिएगा दूध से जैसे ही अपन मक्खन वगैरह निकाल देते हैं तो उसका जो घनत्व होगा वह बढ़ जाएगा। चलिए, पानी के ऊपर तेल फैल जाता है, क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है, इसलिए याद रखिएगा पानी के ऊपर तेल फैल जाता है। क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होता है? पानी से अधिक होता है। ठीक है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर, ये अब क्लियर नहीं है न्यूटन अपॉन मीटर है कि -1 है, इसीलिए इस क्वेश्चन को अपन हटाते हैं दोस्तों, है ना। न्यूटन अपॉन है कि न्यूटन क्या है ये अभी पूरा क्लियर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर भी नहीं लिखा गया है। चलिए, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। क्या करे? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल को कम करने के लिए वह क्या करे? अपने हाथों को ऐसे बाहर की तरफ फैला दे। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल में दाब कैसा होता है? सहसा कम हो जाता है। आप लोग जानते होंगे जो पारा होता है दोस्तों, यानी कि जो वायुमंडलीय दाब को नापते हैं ना, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, तो उसमें यदि देखें तो मान लीजिए ये जो है वो बैरोमीटर है, यहाँ पर ये पारा है, ये पारा इतने पे चढ़ा हुआ है। पारा यदि एकदम से नीचे गिर जाता है तो हम समझते हैं कि अब क्या हो रहा है? तूफान आने की संभावना है। तूफान आने की संभावना है। अब दोस्तों तूफान क्यों आता है? आप देखिएगा कि मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पर इस जगह पर एक तरीके से देखा जाए तो वायुदाब कम है। वायुदाब का कम का मतलब है कि वायु यहाँ कम है, तो इस दाब को भरने के लिए बाहर से दूर से हवा यहाँ पर तुरंत आएगी। तो जब ये कम होगा तो जो पारा होता है ना वो अपने आप नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ से समझ जाते हैं कि तूफान आ रहा है। अब यही पारा यदि धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है दोस्तों, तब कहते हैं कि मौसम साफ है या मौसम आगे समय में साफ रहेगा। तो ये दोनों प्रश्न आते हैं, तो दोनों से आप गलती मत करिएगा कि यदि एकदम से नीचे हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है? तूफान आने के संकेत हैं। यदि यह धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है कि मौसम साफ है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का मुख्य कारण क्या है? तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के बराबर होता है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है? यानी कि जब हम अंतरिक्ष यान में जाएंगे तो हमको भारहीनता की अनुभूति होगी। कारण क्या होता है? कि गुरुत्वाकर्षण वहाँ होता नहीं। ये तो उसका मुख्य कारण हो गया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आगे और परिभाषा दी है कि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बाहर होता है, बराबर होता है। ठीक। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। बांध के पानी में जो ऊर्जा होती है दोस्तों वह भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। स्थितिज ऊर्जा को बाद में एक तरीके से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और विद्युत ऊर्जा के द्वारा फिर अन्य ऊर्जाओं में बदल दिया जाता है। एक भूग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो किससे प्राप्त किया जाता है? तो पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। गीली मिट्टी, इसको समझिए, गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक और रबड़, रबड़ आप जानते हैं, में से सबसे अधिक प्रत्यस्थ कौन है? तो स्टील है। प्रत्यस्थ आप लोग जानते होंगे, सबसे अधिक प्रत्यस्थ कौन है दोस्तों? तो स्टील है। भारहीनता की स्थिति कौन सी होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, यही भारहीनता की स्थिति होती है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण आप लोग जानते हैं जो पृथ्वी के नीचे एक तरीके से आकर्षण पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, वही गुरुत्वाकर्षण होता है। ऐसी स्थितियां कहाँ होंगी? स्पेस में, जहाँ पर वायुमंडल वगैरह नहीं होता,
या अंतरिक्ष में, वहां पर हमको गुरुत्वाकर्षण की जो स्थिति है वह शून्य नजर आती है, यानी भारहीनता की स्थिति हो जाती है। आपने देखा होगा अंतरिक्ष यान में, यदि आप लोगों ने कुछ वीडियो ऐसे देखे हों तो वहाँ पे जो अंतरिक्ष यान में व्यक्ति या जो पायलट वगैरह जो होते हैं, जो बैठे रहते हैं अंतरिक्ष यात्री, वो लोग आपस में उड़ उड़ के बातें कर रहे होते हैं, खाना भी वो उड़ उड़ के खा रहे होते हैं। वो इसीलिए होता है, वो पानी भी पीते हैं तो पानी भी इस तरीके से उड़ने लगता है, वो यही कारण होता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, ये तो आप लोगों ने देखा होगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। अब इसको समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये बाल्टी है, अगर आप प्रयोग भी कर लेंगे तो भी वहां पर सही करके आएंगे। ये बाल्टी है ना, इसमें ये रस्सी बंधी हुई है, ये रस्सी बंधी हुई है, अब इसको हम खींच रहे हैं, तो जब तक ये पानी के अंदर रहेगी, यानी पानी यहाँ तो गहरा है, ये यहाँ पर काफ़ी गहरा है, अब ये जब तक पानी के अंदर रहेगी धीरे धीरे हम उठाएंगे तो ये हल्की नजर आएगी, और जैसे ही ये पानी के बाहर आ जाती है तो पूरी दम लगा के खींचना पड़ता है। तो यही वो बता रहा है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी हम ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगी, यानी पानी की सतह से जैसे ही निकालेंगे तो भारी हो जाएगी, ठीक है। पानी की सतह से नीचे तो हल्की ही रहेगी। ये अनफैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। फैक्चुअल एक आध दो अभी पूछे गए थे, यही अनफैक्चुअल। तो वहां पर ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर यही है। अब आप लोग इसके पूरे कंसेप्ट को समझ गए होंगे तो आप वहां पर भी सही करके आएंगे। इसी को उल्टा कर देता, एक ऑप्शन ये डाल देता, एक ऑप्शन ये भी डाल देता, वो कि पानी की सतह से नीचे भारी हो जाएगी, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। हो गया था कंफ्यूजन। अब इसमें से 100 में से अगर 80 लोग सही लगा रहे थे तो 85 लोग लगा पाएंगे, समझ गए। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा किस में मिलती है, तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन पे जो स्वचालित कलाई घड़ियां होती हैं, जो अपने आप से चार्ज भी हो जाती हैं और अपने आप से चलती भी रहती हैं, तो वो क्या होता है उनमें, वो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से अपने आप उनमें ऊर्जा आती रहती है या संचालित होती रहती हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या स्थिति होगी, उसका भार घट जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पे अभी बताया अपन ने कि गुरुत्वाकर्षण है नहीं, भारहीनता की स्थिति हो जाएगी तो भार भी घट जाएगा, है ना। द्रव्यमान उसका वही रहता है दोस्तों। द्रव्यमान और भार में आप अंतर समझते हैं कि नहीं, देखिए द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान, अब देखिए मान लीजिए ये कोई पिंड है, इसका जितना वजन है वह है द्रव्यमान। भार की जब हम बात करते हैं, भार की बात, तो द्रव्यमान के साथ में गुरुत्वाकर्षण भी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण, यानी कि द्रव्यमान भी है, साथ साथ में नीचे से जो बल भी लगाया जा रहा है वो दोनों है, तो इन दोनों को मिला के बन जाता है भार, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये इतने किलोग्राम का है, ये इतने किलोग्राम का है। गुरुत्वाकर्षण हटा दें तो वही द्रव्यमान हो जाता है उसका, ठीक। तो आप समझ गए। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या स्थिति होगी, उसका भार घट जाएगा। यहाँ उसने ये क्यों नहीं लिखा कि द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान नहीं घटता, द्रव्यमान तो दोस्तों वही का वही रहता है, यही अंतर है। हालांकि ये कंसेप्ट मैं थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ, अब इनको समझने का उतना ज़्यादा समय नहीं है, अब तो सीधा आप एक बार समझ लीजिए, फिर उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको लगाइए। यही प्रैक्टिस होती है, इन्हीं को लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो प्रश्न है वो सही होने लगेंगे। अगर एक तरफ से दोस्तों पढ़ाना चालू करते तो काफ़ी समय लेगा वो, और वो अभी है नहीं। किसी पिंड का सर्वाधिक भार किस स्थान पर ज़्यादा होता है, ध्रुवों पर, ये भी क्वेश्चन आता है। जो ध्रुव है हमारे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, सबसे ज़्यादा यदि हम भार की बात करें तो वो यहीं पर होता है। वो दरअसल पृथ्वी की घूर्णन की जो दिशा है या घूर्णन की जो प्रकृति है, परिक्रमा के चक्कर में ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। सर्वाधिक कम कहाँ पर होता है, तो दोस्तों कहाँ पर होगा, विषुवत रेखा पर, ठीक है, विषुवत रेखा पर। चलिए, क्यूसेक से आप क्या मापते हैं, तो जल का बहाव मापते हैं। क्या मापते हैं, जल का बहाव। आपने देखा होगा जब न्यूज़ आती है ना, तो न्यूज़ में बोलते नहीं है कि उस नदी से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो कभी मन में विचार किया आप लोगों ने कि यार ये क्यूसेक क्या होता है। यदि आप लोगों ने विचार नहीं किया हो तो मैं बता देता हूँ आपको। क्यूसेक मतलब होता है जल का बहाव, यानी कि एक बार में जल जो बह रहा है, वो जल उन्होंने एक मात्रा बना रखी है कि इतने बार में कितने लीटर पानी यहाँ से निकल गया, वही क्यूसेक होता है। पास्कल इकाई किसकी होती है, तो पास्कल हम सभी को पता है दोस्तों, दाब की होती है। ये भी नॉर्मल प्रश्न है, आना चाहिए, भूलना नहीं। ताप भी लिख सकता है, पर आप ताप को ना लगाकर दाब को ही लगाना। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों ये पलायन वेग तो आप जानते ही हैं कि यानी कि ये वेग वो वेग है कि यदि इतनी ताकत से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से हम किसी पिंड को पृथ्वी से दूर फेंकने का प्रयास करेंगे तो वो पिंड फिर पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा, वो वहीं की वहीं अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगा
अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगा, यानी अंतरिक्ष में अपनी स्थिति रख लेगा, उसी स्थिति पे मंडराने लगेगा, लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं आएगा। यही पलायन वेग कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय होता है? ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसका विनाश, यही ऊर्जा संरक्षण है। ठीक है, ऊर्जा का क्या आशय होता है? तो ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसका विनाश। इसी प्रकार वस्तुओं का भी होता है दोस्तों। जो वस्तुएं होती हैं प्रकृति में, आप कोई भी वस्तु देख रहे हैं ना, उसका विनाश कभी नहीं होता, बस उसका परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। आप मनुष्य को भी देखेंगे तो मनुष्य, अभी मनुष्य था, इंसान था, कुछ समय के बाद उसको जला दिया जाएगा। जब जला दिया जाएगा तो कुछ तो बचेगा, राख बचेगी। राख कहाँ उड़ जाएगी? हवा में उड़ जाएगी। हड्डियां बचेंगी, हड्डियां कहाँ जाएंगी? जीवाश्म में बदल जाएंगी। तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है ना। ठीक उसी प्रकार ऊर्जा का भी ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसका विनाश, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, उसका परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। एक ऊर्जा दूसरे में परिवर्तित होगी, फिर तीसरे में हो जाएगी, चौथे में हो जाएगी, इस तरीके से ये क्रम जो है वो चलता रहता है। और ऊर्जा का जो परिमाण है वह नियत ही रहता है, यानी जितनी ऊर्जा है वह उतनी ही होगी। गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने दोस्तों। न्यूटन कहाँ से संबंधित थे? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इनकी एक बुक थी, वो भी बताइएगा, प्रिंसिपिया। चलिए मैंने बता दी ये थे कहाँ से, ये और आप बताइएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? वही का वही रहेगा। यदि भारहीनता है तो मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? तो यह वही की वही रहेगी। ठीक है, भारहीनता की अवस्था में। जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान पर आते हैं, जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो प्रयोग है वह लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया। देखिए दोस्तों, चूंकि यह आज पहली क्लास है, इसीलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बड़े सरल से क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्लास भी बढ़ेगी और क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ेगा। क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उनके लिए ये बहुत सरल लग रहा होगा, लगता भी है। हम जिस भी चीज़ को पढ़ लें तो सरल लगने लगता है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए लग रहा होगा कि अच्छा ये थे, अच्छा ये भी थे। तो ऐसा होता है दोस्तों, है ना। तो जिनको सरल लग रहा है उनके लिए अभी जो कठिन क्वेश्चन है वो आएंगे धीरे धीरे। जैसे ही क्लासें बढ़ेंगी तो फैक्चुअल, अनफैक्चुअल सभी प्रकार के इसमें आते रहेंगे। बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए, जिस प्रकार से मैं बनाए रखता हूँ, अपनी क्लास को समय पर डालता हूँ, है ना, ताकि समय पर आप लोगों को वह उपलब्ध हो सके। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु। अरस्तु को और किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? एरिस्टोटल। इंग्लिश वाला नाम है उनका, एरिस्टोटल भी कहते हैं, वैसे उनका नाम है अरस्तु, है ना। ये जीव विज्ञान के जनक भी हैं, जंतु विज्ञान के जनक भी हैं, जंतु विज्ञान के पितामह भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान के पितामह। तो इनके बारे में दोस्तों मैं बात बता दूं आप लोगों के लिए कि ये जो है सिकंदर के गुरु भी थे, है ना। और इनके गुरु कौन थे दोस्तों? सुकुरात। ठीक है, हालांकि ये आपका MPPSC में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अरस्तु पर, सुकुरात पर और प्लेटो पर। उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगा, खाली मैंने बता दिया कि किसके गुरु थे, सिकंदर के। चलिए, जंतु विज्ञान का जनक कौन कहे जाते हैं? तो फिर से वही आ गया अरस्तु, अभी अपन ने चर्चा कर ली इनके। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? तो थियोफ्रेस्टस। ठीक। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्रोकेटस। हिप्रोकेटस, ये कौन है? थियोफ्रेस्टस। और बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो बॉटनी दरअसल ग्रीक से हुई है। बॉटनी का अगर देखा जाए तो इसको किससे जानते हैं हम? वनस्पति शास्त्र से। वनस्पति शास्त्र से, यानी यही पेड़ पौधों वाला। ठीक। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेट्स की। किसकी? हिप्पोक्रेट्स की इनकी शपथ दिलाई जाती है। ठीक। चलिए, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अर्बोरी कल्चर। अर्बोरी कल्चर। इनसे संबंधित एक प्रश्न आना है दोस्तों, याद रखिएगा, इनको गलत करके मत आइएगा। कुछ जगह तो ऐसे होते हैं, सिलेक्शन लेने की यही तो कला है दोस्तों, कि ज्यादा नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं है कि सुबह से बैठ गए तो लगे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़, कोई मतलब नहीं है, आप मेन चीजों को भूल जाएंगे ना। तो कुछ जैसे कि विज्ञान की शाखाओं से संबंधित एक प्रश्न आना ही है ना। अब वो तीनों टॉपिक में से कोई सी भी उठा लेगा, चाहे रसायन से पूछे, जीव विज्ञान से पूछे, चाहे भौतिक विज्ञान से पूछे, पर शाखाओं संबंधित आना है। तो इनसे संबंधित आपको भी पूरे क्वेश्चन आने चाहिए ना। अब बाकी और पढ़ने की क्या आवश्यकता है कि आप लोग लगे हैं दूसरा पढ़ने के लिए? उसके स्थान पर आप अपनी मैथ लगाएं, उसके स्थान पर आप अपनी रीजनिंग लगाएं, है ना। ऐसे सब्जेक्ट जिनके नंबर कहीं कटते नहीं है, उनके स्थान पर आप अपनी इंग्लिश लगाएं।
समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए, वार्षिक वलयों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब आप कह रहे होंगे कि ये वार्षिक वलय क्या हैं, कुछ लोग जानते होंगे। वार्षिक वलय दरअसल ये होते हैं, जो पौधे होते हैं, खासतौर पर जो बड़े पौधे होते हैं या जो बहुत पुराने पौधे होते हैं, उनमें जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये संवहनीय ऊतक कहलाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनके वलय बन जाते हैं इस तरीके से। तो इन वलयों के माध्यम से पौधों की आयु की गणना की जाती है, पौधों की आयु की गणना की, ये पौधे कितने पुराने हैं। यदि ये जीवाश्म बन गए हैं तो भी इनकी आयु की गणना की जाती है। वही विज्ञान डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? अर्बोरिकल्चर, वही अपन ने जो ऊपर देखा वही है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्गिकी। ये आता है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और इसको समझ नहीं पाता आदमी तो गलत कराता है। तो वार्गिकी है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। एक्स बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एक्स, ये शब्द आजकल नए लड़के ज्यादा उपयोग करते हैं, एक्स बायोलॉजी। इसको आप लोग समझ लीजिए क्या है। दूसरे ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का पता लगाना, दूसरे ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का पता लगाना, एक्स बायोलॉजी आ जाए तो भूलिएगा नहीं कि एक्स बायोलॉजी, एक्स यानी हम जानते हैं कि एक्स का मतलब एक तरीके से दूसरा होता है, भैया दूसरे के संग में चली गई है ना। तो एक्स से याद रखना आप लोग, दूसरे ग्रह में उसको पहुंचा दिया, तो दूसरे ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का पता लगाना। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। क्या कहलाती है दोस्तों? टिश्यू कल्चर। वार्गिकी का पितामह किसे कहा जाता है? वार्गिकी का पितामह किसे कहा जाता है? लीनियस को। ठीक, आता है ये प्रश्न। सिस्टम नेचुरा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये और इंपॉर्टेंट है, लीनियस की। ठीक है, सिस्टम नेचुरा, ये किताब भी आती है दोस्तों, सिस्टम नेचुरा। पुष्पी पादप को किस में रखा जाता है? फेनरोगेम्स में, फेनरोगेम्स में, ये उनका नाम है। अपुष्पी पादपों को किस में रखते हैं? तो क्रिप्टोगेम्स में। किस में रखते हैं? क्रिप्टोगेम्स में। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? तो स्पेसीज, स्पेसीज, ये ऐसे भी आ सकता है, स्पेसीज। ठीक है, जा होता है स्पेसीज। एक बार और लिख देता हूं, स्पेसीज। ठीक। हाइड्रोफाइडा, हाइड्रोफाइटा काय में आते हैं? हाइड्रोफाइडा ये जलीय पौधों में आते हैं। किसमें आते हैं दोस्तों? जलीय पौधों में। ठीक, जलीय पौधों में ये आते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नाम को दो शब्दों में लिखना, जो उनके बारे में क्या बताता है? एक बताता है दोस्तों वंश और एक बताता है जाति के बारे में, यही होती है द्विनाम पद्धति। ठीक है, ये द्विनाम पद्धति पौधों के अलावा उनमें भी चलती है, किनमें? जो जीव होते हैं उनमें भी चलती है। जैसे मानव का जो नाम होता है होमोसेपियंस है, तो होमो दरअसल वंश का नाम है, सेपियंस एक प्रकार की जाति है। जैसे आपने सुना हुआ राना टिगरीना, ये भारत का जो मेंढक है उसी को कहा जाता है। ऐसा मेंढक जिस पर धारियां पाई जाती हैं और उसका नाम राना टिगरीना रखा गया है। जो टाइगर होता है ना, टाइगर, टाइगर में भी इसी प्रकार की धारियां पाई जाती हैं, हल्की हल्की सी ऐसी धारियां होती हैं ना, और हल्का सा पीला सा कलर रहता है, तो वही मेंढक भारत में भी पाया जाता है दोस्तों, इसीलिए उसका नाम राना टिगरीना रखा गया है ना। चलिए, आम का नाम आप लोगों को पता ही होगा, मैगी फेरी इंडिका, है ना। आप लोगों को यदि गाय का नाम पता हो तो गाय का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, और हल्दी का भी लिखिएगा। चलिए, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहा जाता है? समझिएगा, जिन पौधों पर बीज तो बन जाते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उनको अनावृत बीजी कहेंगे। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेन हॉक ने, ल्यूवेन हॉक ने इसकी खोज की थी। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। यह कथन सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। कुछ विविध पोषी होते हैं, कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें क्या होता है? इनमें दरअसल कठोर कोशिका भित्ति होती है, और आपको पता है पौधों की कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति होती है, वो भी कठोर। ठीक। किस में माइट्रोकांडिया अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में, जीवाणुओं में माइट्रोकांडिया नहीं होता, लेकिन इन्होंने बाद में ये भी बताया है कि कवक में, शैवाल में, ईस्ट में माइट्रोकांडिया होता है। ठीक है, किस किस में होता है? कवक में, शैवाल में और ईस्ट में माइट्रोकांडिया होता है। अब आते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान से संबंधित। कांच, सीमेंट, सोडियम में शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम। अब क्यों है शुद्ध तत्व? तत्व और यौगिक तो आप जानते ही हैं।
चलिए अपन देखते हैं, अभी आएंगे तो इससे संबंधित जो भी आपके जो डाउट वाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। कांच, सीमेंट और सोडियम शुद्ध तत्व कौन से हैं? तो इनमें यदि देखा जाए तो शुद्ध तत्व ये सोडियम को बता रहे हैं। सोडियम का जो सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है? Na होता है। सीमेंट और कांच ये दोनों दरअसल मिश्रण हैं एक तरीके से तत्व, सॉरी सीमेंट जो है वो यौगिक है, यौगिक में आता है। सीमेंट जो है वो किस में आता है दोस्तों? यौगिक में आता है। और कांच जो है दोस्तों वह एक तरीके से मिश्रण में आता है। कांच का कोई सूत्र नहीं होता दोस्तों, अगर सूत्र होता भी है तो वो अलग, ये मिश्रण ही होता है। दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिश्रण कौन सा है? समझिएगा, दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या हो गया? HCl, ये क्या हो गया? CO, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, इस्पात और दूध। अब बताइए, तो इसमें से यदि मिश्रण की हम बात करेंगे तो क्या होता है दोस्तों? इस्पात। इस्पात जो हो वह क्या होता है? एक तरीके से मिश्रण होता है। ठीक। दूध, वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा में से रासायनिक यौगिक कौन सा होता है? रासायनिक यौगिक तो अमोनिया, NH3। अमोनिया क्या होता है? NH3, ये यौगिक है। ठीक है, वायु मिश्रण हो जाता है दोस्तों। ठीक। और ऑक्सीजन अपने आप में तत्व हो जाता है। अमोनिया की बात आई तो NH3 या दो से अधिक से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए रासायनिक यौगिक है। क्योंकि यौगिक की क्या परिभाषा होती है? दो या दो से अधिक मिले तत्वों के निश्चित अनुपात में जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। माणिक्य, नीलम, पन्ना, हीरा में से कौन एक तत्व है? तो निश्चित तौर पर हीरा है। कोयला भी तत्व होता है दोस्तों, याद रखिएगा, हीरा है। ठीक। पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया, NH3। पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कणाद ने। कणाद किससे संबंधित हैं दोस्तों? भारत से संबंधित हैं, प्राचीन भारत से संबंधित हैं, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले कणाद ही हैं। इन्होंने बता दिया था कि जो विश्व के प्रत्येक पदार्थ हैं वो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन दरअसल आप सोच रहे होंगे दोस्तों इनको मान्यता क्यों नहीं मिलती? दरअसल इनको मान्यता इसलिए नहीं मिली क्योंकि इन्होंने जो भी कार्य किया ना, उस समय पर भारत इतना हाईलाइट में नहीं था, है ना। भारत हाईलाइट में तो था, पर उनकी जो बातें थी वो इतनी हाईलाइट नहीं हुई। और जब उन लोगों ने खोज की, पश्चिम के जो वैज्ञानिक थे, तब उस समय पर कहीं ना कहीं हाईलाइट में हम आ चुके थे। हम भी आ चुके थे, लेकिन हम किसके रूप में थे? हम गुलाम के रूप में थे। और जो वो लोग थे तो वो लोग अपनी बातों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया करते थे, इतना ज़्यादा कर दिया करते थे कि भाई यहाँ इससे ये होता है, इससे ये होता है। तो वो लोग ऊपर छाते चले गए, और चूंकि हम लोग एक तो गुलाम भी थे, हम लोगों का कोई विकास भी नहीं हो पाया था, इसलिए हमारी जो बातें हैं वो दब गई। बाद में पता पड़ा कि कणाद ने तो बहुत पहले कह दिया था कि यार ये तो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। या कुछ व्यक्तियों को मालूम भी रहा होगा उस समय पर भी कि कणाद ने कहा है, पर उनकी आवाज़ को उठाए तो उठाए कौन, है ना। तो यही कारण है। नहीं तो हमारे भारत में बहुत पहले ये भी मालूम पड़ गया था कि जो पृथ्वी घूम रही है, कि सूर्य घूम रहा है, कि सूर्य बीच स्थित है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है, इसका जो पता है ये भी आर्यभट्ट ने पहले ही लगा लिया था, है ना। तो ऐसी बहुत सारी खोजें हैं जो भारत के नाम पर हैं, पर उसका जो श्रेय है वो पश्चिम के वैज्ञानिक ले गए हैं। कोयला तत्व यौगिक मिश्रण में से क्या है? तो कोयला भी तत्व है, तो ये अपन ने चर्चा की। हीरा और कोयला दोनों ही तत्व हैं। हीरे में, कोयले में जब ज्यादा ताप और दाब मिलता है तो वो हीरा बन जाता है। बारूद तत्व यौगिक मिश्रण में से क्या है? तो बारूद दरअसल क्या होता है दोस्तों? बारूद मिश्रण होता है। कुछ पदार्थ तो अनुपात में मिलाए जाते हैं दोस्तों इसमें, लेकिन इसमें बाद में जो लकड़ी का चूर्ण और बुरादा वगैरह मिला दिया जाता है, ग्लिसरॉल वगैरह, इस चक्कर में बारूद जो है वह मिश्रण बन जाता है। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? यह भी एक यौगिक ही है। क्या होता है? यौगिक होता है। व्यंजक चूर्ण क्या होता है? ये दरअसल ऐसा चूर्ण होता है या ये ऐसा पाउडर होता है कि जब हमको किसी का भी रंग उड़ाना हो, जैसे कि आपने आला का नाम सुना होगा, आले को यदि हम किसी कपड़े के साथ में डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि वह कपड़ा सफ़ेद हो जाता है। या फिर हम इसको सफ़ेद ही कपड़े के साथ डालते हैं तो सफ़ेद का जो और रंग है वो चटक सफ़ेद हो जाता है। वह दरअसल रंगों को उड़ाता है। ठीक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अधिकतम आदमियों को पता है, भूलिएगा मत बस, प्लाज्मा। ठीक है। और पांचवी जो अवस्था है वो कौन सी होती है दोस्तों? बोस कंडस्टाइन। बोस कंडस्टाइन, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा किताबों में। ठीक। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु किसके अंतर्गत आती है? ठीक है। मिश्रण जल एक यौगिक है, इस क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े हुए विभिन्न तत्व होते हैं। इस वाली लाइन को हटा दीजिए आप।
आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनमें से कौन उपधातु है? तो इनमें से कोई नहीं, ये कोई भी उपधातु नहीं है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनमें से कौन उपधातुआं हैं, धातु उपधातु हैं? तो इनमें से कोई नहीं। उपधातुओं का जो चैप्टर है दोस्तों वो अगली वाली क्लास में अच्छे से आएगा और अपन उसको अच्छे से देखेंगे। अभी इसमें अपन हल्का हल्का सिर्फ समझ लेते हैं। टिन, कॉपर, लेड, निकल में से कौन विद्युत के कुचालक हैं? तो लेड। कौन है? लेड। ये विद्युत का कुचालक, कुचालक का मतलब क्या होता है? जहां से विद्युत धारा जो है वह प्रभावित नहीं हो पाती। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उपधातु, है ना। अभी अपन उपधातु के उदाहरण भी देखेंगे दोस्तों धीरे धीरे, जैसी क्लास आगे बढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारी चीजें जो आपकी हैं वह क्लियर होती हुई चली जाएंगी। फिर आप लोगों को एक बार बता दूं, ये जो क्लास है दोस्तों, ये क्लास पूरे कोर्स की नहीं है, ये रिवीजन की क्लास है। जिन जिन लोगों को बिल्कुल एकदम सिलेक्शन में है कि नहीं भाई अब तो मैंने अच्छा कोर्स कर लिया है और अब मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, तो वो लोग आएँ रोज़ देखें। और जिनका भी कोर्स चल रहा है दोस्तों, तो अभी आप लोग बिल्कुल ना आएँ। अभी आप लोग सिर्फ अपना जो आपका कोर्स चल रहा है उसको करें। जैसे ही आप लोगों का कोर्स खत्म हो जाए, लेकिन मैंने बताया था दोस्तों कि 10 फरवरी के बाद फिर कोर्स पे ध्यान ना देना, फिर आप लोग रिवीजन ही करना। 10 फरवरी के बाद आए आप, 10 फरवरी के बाद देखें, और जिनका हो चुका है तो वो बढ़िया अपना रिवीजन करते चले, है ना। दो या दो से अधिक धातु को किसी भी मिश्रण पर मिलाने पर क्या बनेगा? तो मिश्र अनुपात बनेगा। क्या बनेगा? मिश्र अनुपात। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? तो भैया यौगिक बन जाता है। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, याद रखिएगा। रदरफोर्ड आ जाएगा ऑप्शन में, वह मत लगा देना। इन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की है। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? परमाणु के, इसका जो आंसर है बेटू दोस्तों वो है 10⁻⁻10। ये होता है परमाणु के नाभिक का आकार। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। मुख्यतः ये होते हैं। अभी और भी जो अवयव हैं वो खोज दिए गए हैं, जैसे पॉजिट्रॉन हो गया, है ना, और भी हैं। तो ये परमाणु के नाभिक की बात चल रही है, ठीक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कौन एक स्थायी होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, न्यूट्रॉन जो होता है वह स्थायी होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कौन एक आवेश रहित होता है? तो न्यूट्रॉन ही आवेश रहित होता है, यानी कि इसमें माइनस और प्लस चार्ज नहीं होते। परमाणु, या कह सकते हैं उदासीन होता है। परमाणु में कौन से मूलकण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। पॉजिट्रॉन क्या है? तो यह धन आवेशित इलेक्ट्रॉन ही होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का ही वो होता है। तो धन आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है कौन? पॉजिट्रॉन। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज की थी एंडरसन ने। किसने की थी दोस्तों इसकी खोज? एंडरसन ने। एंडरसन ने। परमाणु विद्युत होते हैं ऋणात्मक रूप में। परमाणु विद्युत में होते हैं किसमें? ऋणात्मक रूप में। यानी परमाणु पर अगर चार्ज वो परमाणु को देखा जाए तो किसमें होते हैं? ऋणात्मक रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों थॉमसन ने। किसने की थी? थॉमसन ने। जेम्स चैडविक को किस लिए जाना जाता है? तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। खाली ऐसा नाम आता है, किसने की थी? चैडविक ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पॉजी पॉजिट्रॉन, वही पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो एंडरसन ने की थी, ठीक। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु नाभिक की खोज, ठीक है। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने। नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम विशिष्ट मूलकण के साथ जुड़ा हुआ है? जेसी बोस। क्या नाम है उनका? जेसी बोस। लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम और हीलियम में से किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम और हीलियम में से किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? परमाणु। यही उसका जो था वह था परमाणु का सिद्धांत डाल्टन का, ठीक। परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, सॉरी संरचना पर, इलेक्ट्रॉन की संरचना पर। नाभिक की द्रव्यमान की संख्या क्या होती है? नाभिक में न्यूक्लियर की संख्या। नाभिक में न्यूक्लियर की संख्या। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान क्षति। क्या कहेंगे? द्रव्यमान क्षति।
एक तत्व के दो समस्थानिक के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण होते हैं? परमाणु द्रव्यमान। क्या होते हैं? परमाणु द्रव्यमान। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है विज्ञान वाली, वो यहाँ पर समाप्त होती है। अब अपन मिलेंगे इसकी दूसरी क्लास में। ये एक तरीके से क्लास का एक छोटा सा रूप था। अब धीरे धीरे 100 क्वेश्चन अपने इसी क्लास में अपने आने लगेंगे। 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रोज पर्याप्त हैं। उन्हीं 100 को यदि आप करते चलेंगे तो आप लोग लगा लीजिए अपने हिसाब से, एक महीने में आपके पास में कितने प्रश्न हो जाएंगे? लगभग में 3000 प्रश्न हो जाएंगे। और 3000 प्रश्नों का एनालिसिस सोचिए, कितने ज़्यादा प्रश्नों का भंडार हो जाएगा। तो मानते हैं कि नहीं, 25 में से आपके 18 से लेके जो 22 प्रश्न हैं या 23 प्रश्न हैं वो आप वहां पर सही करके आएंगे। शर्त केवल एक ही है, अच्छे से देखना है और उसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है। यदि आपको आदत है लिखने की, नोट्स बनाने की, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। नहीं है आदत तो मैं अपनी तरीके से सलाह दूंगा, आप लोग उसको बनाएं। सलाह लेना ना लेना आपका अपना काम है। यदि आप देख के ही अपने दिमाग में कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में हम इसी की विज्ञान की किसी अन्य टॉपिक के साथ।